नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2019 की तैयारी अपने चैनल पर लगातार हम लोग करवा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के हिंदी के 25 क्वेश्चन इस वीडियोज़ में हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ, जिन साथियों ने अब तक नहीं देखा है, जा कर के 7 प्रैक्टिस सेट के सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ कंप्लीटली देख लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। घटना चक्र टोह सीरीज से हम लोग करवा रहे हैं। यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप अपनी तैयारी का स्व मूल्यांकन भी कर पाएंगे। वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, ये सब आपका काम है, आप इसको ज़रूर करें। और स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द करना है, क्या होती है? सभी लोग सही आंसर करेंगे। और वीडियोज़ के जितने भी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। तो इसको आप पढ़ करके एक बताएं। अगर क्लियरिटी सही नहीं है तो इन 2 क्वेश्चनों के बाद क्लियरिटी सही हो जाएगी। पंगत है लिखा, भंडारा, सदावर्त या फिर धर्मार्थ। सभी लोग आंसर करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सदावर्त कहते हैं। सदावर्त कहते हैं दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जो होती है, उसको हम सदावर्त कहते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं एक साथ कई लोगों को भोजन देने की जो व्यवस्था होती है, उसको हम भंडारा कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम धर्मार्थ की बात करें तो धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ कहलाता है। तो इस प्रकार आपका ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो काफ़ी फेमस लोकोक्ति है, सभी लोगों को पता होगा, सभी लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है लास्ट टाइम में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होगा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, अपना मूल्यांकन खुद करिए। तो कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। कवि क्या होते हैं? बहुत कल्पनाशील होते हैं। उन्हीं के बारे में बताया गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में फारसी शब्द कौन सा है? कौन सा नहीं है, सॉरी, तो नहीं बताना है यहाँ पे, कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सबका एक्सप्लेनेशन सुनते रहें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसका सही आंसर होगा तारीख। तारीख 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 क्या है? फारसी शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। तो इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। और शेष जो लिखे हुए हैं, सॉरी, तारीख जो है अरबी का है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो ये है अरबी का, अरबी भाषा का शब्द है तारीख। बाकी जितने भी लिखे हुए हैं वो फारसी हैं। तो यहाँ से आप कभी भी पूछा जाए चश्मा, कुश्ती, पलक, तो ये सब क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो सभी लोग आंसर करें इसका। ऑप्शंस आप रीड करके आंसर करिए, क्योंकि हिंदी का जो 25 क्वेश्चन है ये आपको समय बचा कर देंगे, ये समय बचा कर देंगे। और इनका यूज आप रीजनिंग और प्लस मैथ, कितना भी कैलकुलेटिव आ जाए, आप जीएस और हिंदी और साइंस, इन सबको जो है कम टाइम में कर सकते हैं। तो इन पे फोकस आप इस समय ज़्यादा करिए, आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जितना भी आपने पढ़ा है कुछ नया ट्राई करने की कोशिश मत करिए। तो इसका सही आंसर सभी लोगों को आ गया होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुष्पा जल से पौधों को सींच रही थी, तो ये जो है सही नहीं है, बाकी सब सही लिखा हुआ है। यह संस्था का तीसरा वार्षिक अधिवेशन है, ये सही लिखा हुआ है। मकान ढह जाने का डर है, हम लोग मेला देखने जाएंगे, ये भी सही लिखा हुआ है। तो जो बी ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका शुद्ध क्या होगा? पुष्पा पौधों को सींच रही थी। क्या होगा? पुष्पा पौधों को सींच रही थी, ना कि जल से, क्योंकि सींचना किससे होगा? जल से ही सींचेगी, जाहिर सी बात है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें बताना है कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, तो ये रिवीजन का टाइम है, इसका यूज रिवीजन में ही करें। लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए जा रहे हैं, आप जुड़े रहिए। 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं। यहाँ से आपके जितने भी टॉपिक हैं सबका रिवीजन हो जाएगा। तो आंसर आप लोगों का आ चुका होगा, 130 का बी होगा ऑप्शन। मैं पढ़ता हूँ और वह सोता है, तो और जो वर्ड होता है ये संयुक्त वाक्य का जो है एक चिन्ह मान लीजिए आप इसको, क्योंकि ये चिन्ह ही होता है। अगर और लग जाए किसी सब वाक्य, 2 वाक्यों में, तो संयुक्त वाक्य होता है। तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट,
किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस पत्रिका का नाम बताइए आप लोग। 131 का सही आंसर डी होगा, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है, जो कि काफ़ी फेमस भी है और सभी लोगों को पता भी होना चाहिए। 132 का सही आंसर सभी लोग करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? सन बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करते रहें, गलत करें लेकिन करें जरूर, आंसर करेंगे। आपका आंसर कभी गलत होता है, अगर सही आंसर पता चलेगा तो आप भूलेंगे कभी नहीं। तो 1961 इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने 1961 दिया है आंसर, उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलाधर। कलाधर किस कवि का आरंभिक नाम है? तो कभी कभी आरंभिक नाम पूछ लिया जाता है, लास्ट नाम पूछ लिया जाता है, तो इन पर भी ध्यान रखें। तो कलाधर किस कवि का आरंभिक नाम है? तो इसका सही आंसर सभी लोग कर लिए होंगे, बी ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास था कलाधर। कलाधर इनका उपन्यास था। इसी उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, इसीलिए इनका नाम जो है आरंभिक नाम कलाधर भी रखा गया। तो ये इम्पोर्टेंट होगा प्रश्न, आप लोगों के लिए हो सकता है नया हो प्रश्न, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस अवधी तथा सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, कौन सी त्रुटि है? सही, सभी लोग सही बताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्तनीगत त्रुटि है इसमें। सूरसागर और रामचरितमानस जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसमें कौन सी त्रुटि है? तो वर्तनीगत त्रुटि है, तो इसको ध्यान में रखें। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिख देता हूँ इसको, अवधि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और लिखा हुआ है अवधि, तो अवधि यहाँ पे क्या होगा, वर्तनीगत त्रुटि है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रज भाषा जो है सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब केंद्र सरकार द्वारा संक्रामक रोगों से निपटने के लिए राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा जाता है, तो उसका नाम क्या होता है? तो उस पत्र का नाम बताना है। तो पत्र से लगातार यूपी ट्रिपल सी क्वेश्चन पूछ रहा है नए पैटर्न पे, तो नए पैटर्न पे ही पढ़ाई करें। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, उसको कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं? परिपत्र। जब केंद्र सरकार द्वारा संक्रामक रोगों से निपटने के लिए राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा जाता है, तो वो कौन सा पत्र होता है? परिपत्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एज मेंशन्ड देयर इन के लिए हिंदी में होगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं अभी न्यू पैटर्न पे, तो इसका सही लोग आंसर करें। इसका अनुवाद करना है हिंदी में, तो आप लोग सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, एज मेंशन्ड देयर इन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तो इसको भी लर्न कर लें। स्वच्छ का संधि विच्छेद बताना है, सभी लोग बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। स्वच्छ का संधि विच्छेद, सु प्लस अच्छ क्या होगा? सु प्लस अच्छ, तो ये जहाँ पे हो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पे लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में। तो सु प्लस अच्छ इसका संधि विच्छेद होगा स्वच्छ का। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग आंसर करते रहें और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अब तक भी नहीं किया है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं और यूपीएसआई की जैसे नोटिफिकेशन आएगी हम लोग तुरंत से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे इस बार। तो 138 का सही आंसर सभी लोगों ने कर लिया होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संबंधवाचक बिल्कुल सही लिखा हो। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक क्रिया विशेषण का वर्गीकरण नहीं है, बाकी सब हैं रतिवाचक, परिमाणवाचक, उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी तो गलत ही हो जाएगा, ये दो हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों के सही अर्थ बताइए। लिखा हुआ चीर और लिखा है चिर, तो चीर और चिर में अर्थ बताना है इनका, सभी लोग बताएंगे। 139 में डी सही होगा, वस्त्र होता है और देर होता है। चीर का मतलब होता है वस्त्र और चिर का मतलब होता है देर। चिर का मतलब क्या होता है? देर। तो ऐसे प्रश्न एक बार आप देख जरूर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, इधर उधर क्या है? इधर उधर क्या है? तो सभी लोग आंसर करें।
तो इसका सही आंसर होगा अव्यय। ये क्या है? अव्यय। इधर उधर क्या है? अव्यय है। स्वरों की संख्या कितनी है? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, स्वरों की संख्या कितनी है, तो आज सब कुछ क्लियर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 11। 11 होती हैं स्वरों की संख्या। अब इसमें कौन कौन से, तो छोटा आ लिख देता हूँ सब कुछ, छोटी ई और छोटा ऊ, री, और नेक्स्ट बात करें तो ये सब क्या होते हैं, इतने बताए गए जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ये सब होते हैं ह्रस्व स्वर। और बाकी जो बताए जाएंगे वो होंगे संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर। तो बड़ा आ जो होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ, ये सब क्या हैं? ये सब दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। संयुक्त स्वर की बात करें तो ए, अय, ओ और आओ, ये जो है संयुक्त स्वर हो जाएंगे। इस प्रकार आपके 11 स्वर हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा नहीं है? अघोष वर्ण कौन सा नहीं है, सभी लोग बताएं, आंसर करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को छोड़ करके ये अघोष वर्ण नहीं है। बाकी जितने भी लिखे हैं टा ठा सा, तो टा ठा सा ये सब क्या है? अघोष वर्ण है। जबकि ड जो है, ड ये घोष वर्ण है। कौन सा? घोष वर्ण है। तो अगर ये पूरी सीरीज आप फॉलो करते हैं तो मैं पक्का बता रहा हूँ आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। 143 इसका सही आंसर सभी लोग बताएं। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? संपृक्त। संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इसको एक बार फिर से रीड करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? निरोग का संधि विच्छेद बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? 145 और 144 का सही आंसर कमेंट करें जल्दी से। तो 144 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नी प्लस रोग। क्या होगा? नी प्लस रोग, इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे संधि होगी विसर्ग, विसर्ग संधि होगी, तो इसको भी ध्यान रखें। विसर्ग संधि होगी, नी प्लस रोग इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट 145 का आंसर क्या होगा? 145 का डी होगा, डी ऑप्शन, विभीषिका। विभीषिका जो है वर्तनी शुद्ध लिखा हुआ है, एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। अगर हम बात करें अन्य शुद्ध की बात, तो ये होगा कृत्य। कृत्य जो लिखा हुआ है इसका ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये ता और या, इसको हम हटा देंगे, ऐसे हो जाएगा कृत्य और कृत्य, ये ऐसे हो जाएगा, आधा ता और या, तो ये सही होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है चरमोत्कर्ष, तो चरमोत्कर्ष ऐसे लिखा जाता है, चरमोत्कर्ष। जैसा प्रोनाउंसिएशन है वैसा ही लिखना है इसको, उच्चारण के ऐसा, चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रह्म, ब्रह्म होता है ऐसे, तो इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो, जिनमें और अनुक्त या लुप्त हो, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विराम चिन्ह से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और जिनमें और अनुक्त या लुप्त हो, वहाँ कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा भारत की पवित्र नदी है, रेखांकित शब्द गंगा की संज्ञा बताना है। तो गंगा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर सभी लोगों को पता होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गंगा व्यक्तिवाचक है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो 148 का सही आंसर सभी लोग करते रहें। अचल, भूधर, महीधर किसका पर्यायवाची? तो एक साथ 3 पर्यायवाची लिखे हुए हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर्वत। पर्वत का होता है अचल, भूधर, महीधर, ये सब पर्यायवाची होते हैं पर्वत के। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना की दृष्टि से, तो आप यहाँ पे ये जरूर पढ़ लिया करिए, रचना की दृष्टि से कितने होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से, सब ये सब कुछ पढ़ के आंसर ही करिए। तो इसका सही आंसर सभी लोगों को कर लिया होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन 3। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है सरल वाक्य, कौन सा? सरल
और नेक्स्ट होता है, इसको हम साधारण भी कह सकते हैं, मिश्र, और नेक्स्ट होता है संयुक्त। तो सरल, मिश्र और संयुक्त रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का विलोम क्या होगा? तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगामी का विलोम बताएं और 10 प्रैक्टिस सेट को जरूर हल करें। आगामी का विलोम क्या होगा? सी ऑप्शन, विगत। विगत विलोम से संबंधित, मैं बता दे रहा हूँ, विलोम से संबंधित एक वीडियो मैंने दिया है जिसमें 100 सबसे इम्पॉर्टेंट जो अब तक एग्जामों में पूछे गए हैं विलोम शब्द दिए गए हैं। तो उसको जा करके आप चैनल पे जाएंगे, SM स्टडी गुरु विलोम शब्द डालेंगे, मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।